सन 1920 के दशक का बंबई अरब सागर की लहरें जितनी उफान पर थीं, उससे कहीं ज्यादा उथल पुथल भारतीय समाज में मची हुई थी। बंबई हाईकोर्ट की इमारत अपनी भव्यता और शान के लिए विख्यात थी। काले कोट पहने वकीलों की भीड़ में हर रोज सैकड़ों मुकदमे लड़े जाते थे, लेकिन न्याय अक्सर उसी को प्राप्त होता था जिसकी जेब में धन हो और समाज में ऊंचा प्रभाव तथा रसूख हो। उस समय दलितों और पिछड़ों के लिए अदालत की सीढ़ियां चढ़ना किसी विशाल पर्वत को तोड़ने से कम नहीं था। लेकिन इसी भीड़ में एक ऐसा वकील भी था जो अपनी विद्वता, अपने तर्कों और अपनी आंखों में जलती हुई क्रांति की ज्वाला के लिए प्रसिद्ध होने लगा था। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर लौटे बाबा साहब चाहते तो सरकारी नौकरी करके ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वकालत को चुना इसलिए नहीं कि वे धन कमाना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि कानून ही वो शक्तिशाली हथियार है जिससे गरीबों की बेड़ियां काटी जा सकती हैं। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सातारा से। वहां शंकर नाम का एक गरीब दलित मजदूर रहता था। शंकर दिन रात गांव के जमींदार रघुपति राव पाटिल के खेतों में परिश्रम करता था। रघुपति राव एक क्रूर और अहंकारी व्यक्ति था जिसे अपनी दौलत और अपनी ऊंची जाति का अत्यधिक घमंड था। एक साल सूखा पड़ा। शंकर के घर में खाने को दाना नहीं था। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई थी। उसने जमींदार से अपनी पिछले 6 महीने की मजदूरी मांगी जो जमींदार ने रोक रखी थी। सरकार, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरी मजदूरी दे दीजिए, शंकर ने गिड़गिड़ाते हुए विनती की। जमींदार रघुपति ने हंसते हुए उसे ठोकर मारी और कहा, तो जैसे नीच को मजदूरी चाहिए, तूने मेरे खेत में काम किया, यही तेरा भाग्य है, भाग यहां से। जब शंकर ने विरोध किया और कहा कि वो पुलिस के पास जाएगा, तो जमींदार का अहंकार भड़क उठा। उसने उसी रात अपनी तिजोरी से कुछ गहने गायब करवाए और पुलिस को बुलाकर शंकर के नाम रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस भी जमींदार की जेब में थी। शंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर चोरी और जमींदार पर जानलेवा हमला करने का झूठा आरोप लगाया गया। शंकर गरीब था, अनपढ़ था और सबसे बड़ी बात, वो अछूत था। गांव का कोई भी वकील उसका केस लड़ने को तैयार नहीं था। वकीलों का कहना था, हम रघुपति राव से दुश्मनी नहीं ले सकते और वैसे भी हम अछूतों का केस लड़कर अपनी साख खराब नहीं करेंगे। शंकर की पत्नी और उसका बूढ़ा पिता बंबई आए। उन्होंने सुना था कि बंबई में एक अपने समाज का वकील है जो गरीबों का मसीहा है। वे भटकते भटकते परेल के उस छोटे से दफ्तर में पहुंचे जहां डॉक्टर अंबेडकर किताबों के ढेर के बीच बैठे कार्य कर रहे थे। शंकर की पत्नी बाबा साहब के पैरों में गिर पड़ी। बाबा, हमारे पति को बचा लो, वे निर्दोष हैं, जमींदार उन्हें फांसी दिलवा देगा। बाबा साहब ने उसे उठाया और कुर्सी पर बैठाया। उन्होंने कहा, रोना धोना आत्मा से, आंसू बहाने से न्याय नहीं मिलता, लड़ने से मिलता है। मुझे पूरा मामला विस्तार से बताओ। जब बाबा साहब ने पूरी बात सुनी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। ये सिर्फ एक चोरी का इल्जाम नहीं था, ये एक गरीब आदमी की आवाज को कुचलने की साजिश थी। उन्होंने शंकर के पिता से कहा, मैं ये केस लड़ूंगा और चिंता मत करो, मेरी फीस की फिक्र मत करना। मेरा फीस तो उस दिन मुझे मिल जाएगा जिस दिन शंकर निर्दोष साबित होकर तुम्हारे साथ घर जाएगा। केस की सुनवाई का दिन आया। बंबई की सेशन कोर्ट खचाखच भरी थी। जमींदार रघुपति राव ने शहर के सबसे नामचीन वकील एडवोकेट त्रिवेदी को अपना वकील नियुक्त किया था। एडवोकेट त्रिवेदी एक ब्राह्मण थे और अपनी वाक्पटुता के लिए मशहूर थे। उन्हें अपनी जाति और अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था। जब डॉक्टर अंबेडकर काले कोट और गोल चश्मे के साथ अदालत में दाखिल हुए तो वहां का माहौल बदल गया। कोर्ट रूम में बैठे कई सवर्ण वकील एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। एडवोकेट त्रिवेदी ने अपने साथी से धीरे से कहा, देखो, ये महारों का वकील आया है, हमें कानून सिखाएगा। ये केस तुम्हें चुटकियों में जीत लूंगा। उस गरीब मजदूर को तो मैं उम्रकैद करवाकर ही दम लूंगा। जज साहब आए। कार्यवाही शुरू हुई। अदालत के अंदर भी बाबा साहब को भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें बैठने के लिए जो कुर्सी दी गई थी वो बाकी वकीलों से थोड़ी दूर थी। पानी पीने के लिए रखा गया मटका उनके लिए नहीं था। लेकिन बाबा साहब का ध्यान इन छोटी छोटी बातों पर नहीं था। उनका ध्यान अर्जुन की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य पर था, सच्चाई को साबित करना। सरकारी वकील और एडवोकेट त्रिवेदी ने गवाहों की झड़ी लगा दी। जमींदार के नौकरों ने झूठी गवाही दी कि उन्होंने शंकर को रात के अंधेरे में तिजोरी खोलते देखा था।
पुलिस ने एक झूठा बरामदगी पत्र पेश किया जिसमें दिखाया गया कि शंकर की झोपड़ी से गहने मिले हैं। एडवोकेट त्रिवेदी ने गरजते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये मामला एकदम साफ है। ये आदमी जन्मजात अपराधी प्रवृत्ति का है। इसने न केवल चोरी की बल्कि अपने अन्नदाता पर हाथ भी उठाया। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक मिसाल कायम हो। जज साहब भी त्रिवेदी की बातों से प्रभावित लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि केस हाथ से निकल रहा है। शंकर कटघरे में खड़ा कांप रहा था। अब बारी थी डॉक्टर अंबेडकर की। वे अपनी सीट से उठे, शांत, गंभीर और आत्मविश्वास से भरे हुए। उन्होंने ना तो आवाज ऊंची की और ना ही कोई नाटकीय प्रदर्शन किया। उन्होंने बस कानून की किताब को मेज पर रखा और गवाहों से जिरा शुरू की। बाबा साहब ने उस नौकर को बुलाया जिसने दावा किया था कि उसने शंकर को चोरी करते देखा था। तुमने कहा कि घटना रात के 2 बजे की है और अमावस की रात थी। गवाह ने कहा, जी हाँ हुजूर। और तुमने शंकर को 50 फीट की दूरी से पहचाना? हाँ, मैंने पहचाना। अमावस की काली रात में बिना किसी लालटेन या रोशनी के तुम 50 फीट दूर से किसी का चेहरा कैसे देख सकते हो? क्या तुम्हारी आंखों में बिल्ली जैसी रोशनी है? अदालत में सन्नाटा छा गया। गवाह हड़बड़ा गया। वो बिजली कड़की थी शायद। बाबा साहब मुस्कुराते हुए बोले, माय लॉर्ड, मौसम विभाग की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। उस रात आकाश साफ था, कोई बादल नहीं थे। बिजली कड़कने का सवाल ही नहीं उठता। ये गवाह झूठ बोल रहा है। एडवोकेट त्रिवेदी के माथे पर पसीना आ गया। बाबा साहब की तैयारी अद्भुत थी। उन्होंने हर छोटे विवरण पर गहन कार्य किया था। अगले दिन बाबा साहब ने जमींदार रघुपति राव को कटघरे में बुलाया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। एक दलित वकील एक अमीर जमींदार से सवाल करने जा रहा था। बाबा साहब ने पूछा, पाटिल जी, आप कहते हैं कि आपके बही खाते के हिसाब से शंकर ने आपसे 500 रुपये उधार लिए थे, इसलिए उसने चोरी की? बिल्कुल। क्या मैं वो बही खाता देख सकता हूं? रघुपति ने आत्मविश्वास के साथ बही खाता जज को सौंपा। बाबा साहब ने उसे हाथ में लिया और पन्ने पलटे। उनकी आंखों में चमक आ गई। माय लॉर्ड, मैं चाहता हूं कि आप इस बही खाते के पन्ना नंबर 40 को गौर से देखें। जिस स्याही से शंकर का नाम और उधारी लिखी गई है वो स्याही ताज़ी है, जबकि उससे पहले और बाद के पन्नों की स्याही पुरानी और फीकी पड़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात, इस पन्ने के कागज़ के वाटरमार्क में देख रहा हूं, जो कि इस साल का है, जबकि जमींदार का दावा है कि उधारी 2 साल पुरानी है। पूरे कोर्ट रूम में हड़कंप मच गया। बाबा साहब ने अपनी जेब से एक आवर्धक लेंस निकाला और जज की मेज पर रख दिया। ये सबूत चीख चीख कर कह रहा है कि ये खाता कल रात ही तैयार किया गया है। ये जालसाजी है माय लॉर्ड। एक गरीब मजदूर को फंसाने के लिए कानून का मजाक उड़ाया गया है। एडवोकेट त्रिवेदी ने विरोध करने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, डॉक्टर अंबेडकर गुमराह कर रहे हैं। लेकिन जज ने जब लेंस से देखा तो सच्चाई सामने थी। कागज नया था, एंट्री फर्जी थी। बाबा साहब ने केवल कानून नहीं पढ़ा था, उन्होंने फॉरेंसिक और सबूतों की बारीकी को भी समझा था। केस के अंतिम दिन बाबा साहब ने अपनी अंतिम दलील पेश की। ये केवल एक वकीलों वाली बहस नहीं थी, ये मानवता की पुकार थी। बाबा साहब ने जज और भरी अदालत की ओर देखते हुए कहा, माय लॉर्ड, ये केस सिर्फ 10 तोले सोने की चोरी का नहीं है। यह केस इस देश की उस मानसिकता का है जो मानती है कि एक गरीब दलित मजदूर को कुचलना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे विद्वान मित्र त्रिवेदी जी ने कहा कि शंकर एक नीच जाति का है, इसलिए अपराधी है। मैं पूछता हूं, अपराधी कौन है? वो जो अपनी मेहनत की कमाई मांगता है या वो जो अपनी ताकत के नशे में झूठे सबूत बनाता है? कानून की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी है क्योंकि वो जाति, धर्म या अमीरी गरीबी नहीं देखती। अगर आज शंकर को सजा हुई तो ये शंकर की हार नहीं होगी, ये इस देश के संविधान और न्याय की हार होगी। मैं न्याय मानता हूं, दया नहीं। बाबा साहब की आवाज में बहुत दर्द और वो सच्चाई थी जिसने पत्थर दिलों को भी पिघला दिया। जो वकील कल तक उनका मजाक उड़ा रहे थे, आज वे शांति से सुन रहे थे। एडवोकेट त्रिवेदी सिर झुकाए बैठे थे क्योंकि उनके पास तर्कों का कोई जवाब नहीं था। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए और विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर द्वारा पेश किए गए अकाट्य प्रमाणों के आधार पर यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शंकर निर्दोष है।
जमींदार रघुपति राव को झूठा केस करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है। जैसे ही जज ने हथौड़ा बजाया, कोर्ट के बाहर खड़ी भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा साहब अंबेडकर की जय के नारे गूंजने लगे। शंकर कटघरे में ही फूट फूट कर रोने लगा। बाहर आकर शंकर और उसका परिवार बाबा साहब के चरणों में लौट गया। वे उनकी जूती की धूल अपने माथे पर लगाने लगे, लेकिन बाबा साहब ने उन्हें रोका। उन्होंने शंकर को अपने हाथों से उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, शंकर, किसी के पैरों में मत गिरो। मैंने तुम्हें आज इसलिए नहीं बचाया कि तुम मेरे गुलाम बनो। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया ताकि तुम सिर उठाकर जी सको। अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही कोई भी तुम्हें दबा देगा। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उस दिन बंबई हाईकोर्ट के बाहर जो हुआ वो इतिहास बन गया। सवर्ण वकीलों का घमंड टूट चुका था। उन्होंने मान लिया था कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं हैं, बल्कि कानून के एक ऐसे विद्वान हैं जिनका मुकाबला करना असंभव है। इस जीत ने हजारों लाखों दबे कुचले लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। लोगों को विश्वास हो गया कि अगर हमारे पास शिक्षा है और हमारे साथ बाबा साहब जैसा निडर नेता है तो हम किसी भी अन्याय को हरा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, आज एक केस जीता, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। जब तक मेरे समाज का हर व्यक्ति अपनी गरिमा के साथ जीना नहीं सीख लेता, मेरा संघर्ष जारी रहेगा। आप जानिए ये कहानी हमें क्या संदेश देती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा का महत्व असीम है। बाबा साहब अगर इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या वे उस फर्जी दस्तावेज को पकड़ पाते? नहीं। शिक्षा ही वो चाबी है जो बंद किस्मत के ताले खोलती है। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी अगर आप सत्य के साथ हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सेवा भाव, वकालत या कोई भी पेशा केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की मदद करने के लिए होना चाहिए। संघर्ष, परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हार नहीं माननी चाहिए। आज भी जब कोई गरीब अदालत की चौखट पर जाता है तो उसे उम्मीद होती है कि संविधान उसकी रक्षा करेगा। वही संविधान जिसे बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और समाज के कमजोर वर्गों की मदद करनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल मिस्ट्री जंक्शन पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे मिस्ट्री जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस स्क्रिप्ट के आधार पर आपके यूट्यूब चैनल के लिए